अंधेरा हो चुका था। ध्रुव, विक्की, छलावा और जुल्मी सब बड़े कुएं के पास से आ रही आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई धातु की चीज कुएं की दीवार से टकरा रही हो। ध्रुव और उसके दोस्तों ने जैसे ही मोबाइल का फ्लैश उस तरफ घुमाया, वो हैरान रह गए, क्योंकि कुएं की दीवार पर कोई लड़की बैठी हुई गुनगुना रही थी और अपने पैर हिला रही थी। उसके पैर में धातु से बने मोटे कड़े थे और जितनी बार वो अपने पैर हिलाती, वो कड़ा कुएं की दीवार से टकराता और आवाज आती। ध्रुव ने हैरानी से उस तरफ देखते हुए कहा, अनन्या? लेकिन विकी हैरानी से बोला, नहीं यार, ये अनन्या कैसे हो सकती है? ये यहां कैसे? ध्रुव गौर से अनन्या को देखता हुआ बोला, उसके कपड़े देख। और फिर ध्रुव पुलिस की लगाई हुई रस्सी के नीचे से होते हुए कुएं के नजदीक उसने आहिस्ता से कहा, अनन्या, अनन्या तुम ठीक हो? उसके इतना कहते ही अनन्या ने अपने सारे बालों को अपने चेहरे के आगे से हटाया और बहुत ही सामान्य तरीके से बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? अनन्या को ठीक देख ध्रुव की जान में जान आई और उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कोई ख्याल भी है कि तुम कहां बैठी हो? और तुम हो कि कह रही हो बिल्कुल ठीक हूं? छलावा बीच में डरते हुए बोलने लगा, ये गांव का बड़ा कुआं है जहां बंजारन की जल समाधि बनी थी, जरूर वो यहीं कहीं आसपास होगी। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, वो आ गई तो हम सब बिंदिया के पास पहुंच जाएंगे। अनन्या ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, अमावस की रात नहीं है, आज कुछ नहीं होने वाला। ध्रुव बोला, छलावा, मैंने कितनी बार कहा है कम से कम हमें उस बंजारन के नाम से मत डराओ। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने गलती से भी देख लिया ना तो इस बार बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। छलावा ने उत्सुकता के साथ पूछा, लेकिन आपको इतने यकीन के साथ कैसे पता कि आज यहां हमें कुछ नहीं होने वाला? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो ध्रुव ने जोर देकर कहा, अनन्या तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है ना यहां मर्डर हुआ है और किसी का भी यहां आना मना है, फिर क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुला रही हो? चलो यहां से अब। अनन्या अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मुसीबत तो बढ़ चुकी, वो भी इस पूरे गांव पर। क्या कहा तुमने? ध्रुव ने तुरंत दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछा। अनन्या बड़े कुएं के चबूतरे से आराम से उतरते हुए बोली, ऐसा मैं नहीं, ये गांव वाले बोलते हैं, और अमावस की रात ही वो मौत का खेल खेलती है, ये भी तो इस गांव वालों ने ही बताया है। छलावा को अनन्या और उसकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो अनन्या को घूरता हुआ, खासकर उसके पैरों की तरफ देखता हुआ बोला, अनन्या, ये तुम्हारे पैरों में क्या है? छलावा के इस तरह सवाल करने से अनन्या थोड़ी देर चुप हो गई। छलावा के ऐसा कहने पर सबकी नजर अनन्या के पैरों में पहने हुए उस कड़े पर टिक गई। विकी ने हैरानी से पूछा, हाँ यार, ये तुम्हें कहाँ मिला? बड़ा अजीब है, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। अनन्या कुछ बोलती इससे पहले ध्रुव ने कहा, सुनो, हमें इसी वक्त यहां से निकलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को हम पर फिर से इल्जाम लगाने का मौका मिले, चलो। तभी ध्रुव की इस बात को मान गए और ध्रुव ने जैसे ही अनन्या का हाथ पकड़ा, उसे अनन्या का हाथ बहुत ठंडा सा महसूस हुआ, लेकिन इस जगह से निकलने की जल्दी में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रहे थे। ये लोग सुनसान रास्ते से होकर कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आवाज आई, अरे छलावा, आज पूरी पलटन लेकर कहां जा रहे हो? या फिर से गांव की सैर करवा रहे हो इन्हें? छलावा और बाकी सब हैरान हो गए। एक पल के लिए लगा फिर कुछ गड़बड़ होने वाली है। सबने पलटकर देखा तो ये सुमेर का खास आदमी महादेव था। छलावा ने बात को संभालते हुए कहा, बस सैर सपाटे पर ले गए थे, गांव से बाहर जाने से मना किया है, लेकिन गांव में तो घूम ही सकते हैं, तो बस हमने कहा शहरी लोगों को गांव के समोसे खिलाए जाएं। देखिए, जुल्मी के हाथ में है। महादेव ने जुल्मी के हाथ में पकड़े समोसे की थैली की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन छोटे मालिक की नजर आप सब पर है, इसलिए इस बार कोई मौका मत देना। और छलावा, माहौल ठीक नहीं है,
घर ले जा अब इन्हें। इतना कहकर वो आदमी अपने घर की तरफ चला गया। जुल्मी गर्व से अपना सीना फुलाते हुए बोला, देखा आप लोगों ने, हम और हमारा समोसा दोनों कितने काम की चीज हैं। समोसे ने बचा लिया, थोड़ा रिस्पेक्ट करिए हमारे समोसों की। जुल्मी की इस बात पर विक्की ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो रिस्पेक्ट होता है जुल्मी भाई, और तुम्हारे समोसे के रिस्पेक्ट में हम इसे कुर्बान नहीं करेंगे, बल्कि अगरबत्ती लगा के उसकी पूजा करेंगे। क्या बोलते हो? विक्की की बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। सिर्फ अनन्या ही एकदम शांत थी। जुल्मी भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। विक्की का घर आ गया था। ध्रुव ने अनन्या को एक कुर्सी पर बिठाया और तुरंत ही उसके पैर से वो कड़े उतारने लगा। ध्रुव को एहसास हुआ कि हाथ के साथ ही अनन्या का पैर भी ठंडा है, जबकि उसने पैरों में कपड़े पहने हुए थे। वो कड़े इतने टाइट थे कि वो उसके पैर से नहीं निकल रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद आखिर में वो कड़े अनन्या के पैर से निकले। ध्रुव ने हाथ में पकड़े कड़ों की तरफ देखते हुए अनन्या से पूछा, अब बताओ तुम्हें ये कहां से मिला? अब अनन्या बहुत थकी थकी हुई सी लग रही थी। उसने पास में रखी बोतल से पानी पिया और एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, ये मुझे यहीं घर के कमरे में ही तो मिला है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने पहन लिया, लेकिन उसके बाद मैं निकल गई थी। ध्रुव अनन्या की आंखों में देखता हुआ बोला, तुमने एक बार भी सोचा अगर तुम कुएं में गिर जाती तो फिर, या तुम्हें कुछ हो जाता तो? ध्रुव के इन सवालों पर अनन्या कुछ नहीं बोली। अचानक से सब शांत हो गए, लेकिन जुल्मी से रहा नहीं गया। अपने हाथों में पकड़े समोसे के थैले को आगे करता हुआ बोला, अरे गोरी मैडम, ये समोसे मैं तुम्हारे लिए ही लाया था, बड़े स्वाद के हैं, गर्मा गर्म बनवा कर लाया था। थोड़ा कम गर्म है लेकिन स्वादिष्ट है। विक्की जुल्मी का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ भाई कम गर्म, उसे ठंडा कहते हैं, और तुम ही खाओ उसे, तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। छलावा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तब उसने अनन्या से कहा, अनन्या, तुम्हें ये कड़े कहां से मिले? कड़े का जिक्र आते ही ध्रुव और विक्की को भी ये जानने में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये कड़े आए तो आए कहां से। अनन्या ने जवाब दिया, शाम के समय मैं ऐसे ही घर में टहल रही थी तो पीछे वाली अनाज कोठरी में गई तो वहां एक और कमरा है, वहां से मिला। अब सबके सब ये जानना चाहते थे कि आखिर विक्की के घर में ऐसा कौन सा कमरा है जहां ये सब चीजें रखी हुई हैं, और विक्की को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अनन्या ने कहा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर अनन्या आगे आगे चलने लगी और बाकी सब उसके पीछे चलने लगे। अनन्या घर के पीछे बने अनाज रखने वाले कमरों की तरफ जाने लगी, जहां कभी कोई नहीं जाता था। अनन्या एक कमरे के बाहर जाकर रुक गई और इशारे से बोली, ये कमरा है। सबने देखा वो कमरा खुला हुआ था, लेकिन जब से वो लोग आए थे ये कमरा हमेशा बंद ही था, और इन लोगों को कभी उस कमरे की जरूरत नहीं पड़ी थी तो इस तरफ कोई झांकने भी नहीं आता था। विक्की आगे बढ़कर उस कमरे के अंदर गया। वो कमरा पूरा धूल से भरा हुआ था और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। छलावा जो बाहर से ही अपने साथ लालटेन लेकर आया था, वो अंदर आया और लालटेन की रोशनी से वहां अच्छी खासी रोशनी फैल गई। इन लोगों ने देखा वहां हर तरफ कबाड़ भरे पड़े थे। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और वो देखकर ही स्टोर रूम जैसा लगता था। टूटे फूटे बक्से और भी कई सारी चीजें जो काम की नहीं थी। अनन्या ने अपने हाथों से एक अलमारी की तरफ इशारा किया और बोली, मुझे उस अलमारी से मिले ये कड़े, और भी कई सारी चीजें हैं वहां। ध्रुव धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ बढ़ा और उसने अलमारी के भीतर से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला जो कि खुला हुआ था, और उसमें लाल कपड़े में लिपटा हुआ बहुत कुछ रखा था। कानों के झुमके, हाथों के कंगन, और उन्हें देखकर लग रहा था कि ये सब अनन्या के पैरों में पहने हुए कड़ों से मैच कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि ये सब किसी एक इंसान के ही थे। ध्रुव वो चीजें विक्की को दिखाते हुए बोला, ये सब तुम्हारी मम्मी के होंगे? विक्की इनकार करता हुआ बोला, पता नहीं यार, जहां तक मुझे लगता है ऐसी चीजें मेरी मम्मी की चॉइस कभी नहीं रही होंगी। हालांकि मैं 2-2.5 साल का था जब मम्मी मुझे यहां से लेकर गई थी मेरे पापा की मौत के बाद। उसके बाद तो मैं अभी तुम लोगों के साथ ही यहाँ आया हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपनी माँ के पुरानी फोटोज में भी कभी इस तरह की चीजें पहने हुए नहीं देखी हैं। मुझे नहीं लगता ये मेरी माँ का होगा। विक्की के ऐसा कहने पर छलावा ने ध्यान से देखते हुए कहा, ध्रुव,
जल्दी से इस कड़े को इसी बक्से में रख दो। उसके इस तरह कहने से अनन्या ने नाराजगी से कहा, अरे क्यों, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे, कितना फैशनेबल है। नहीं तो लड़कियां पैरों में क्या पहनती हैं, पायल या काला धागा। किसी ने इस तरह के कड़े नहीं पहने होंगे। लेकिन छलावा उसे समझाते हुए बोला, सीधी बात है, देखो ऐसी किसी की भी चीजें पहनना अच्छी बात नहीं होती। अगर ये किसी ऐसी औरत का हुआ जो मर चुकी है तो उसकी आत्मा या उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो सकती है। ध्रुव भी अनन्या को समझाते हुए बोला, देखो मैं छलावा की इस नकारात्मक वाली बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा ही होता तो लोग गहने हमेशा नए ही बनवाते, पुराने क्यों खरीदते। लेकिन अनन्या, सीधी बात है यार, किसी और का सामान हम क्यों लें, और अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो अपन इस कड़े जैसा नया बनवा लेंगे। इतना कहकर ध्रुव ने उन कड़ों को उसी डिब्बे में रख दिया और सब उस कोठरी से निकलकर बाहर हॉल में आ गए। विक्की बोला, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाता हूं। कहते हुए विक्की ने कदम बढ़ाए ही थे कि उसी वक्त अनन्या को सर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और एकदम वो बुखार में तपने लगी, जिस वजह से उसका खड़े रहना मुश्किल हो रहा था और वो एकदम से कुर्सी पर बैठ गई। ध्रुव जल्दी से अनन्या को संभालते हुए बोला, अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया। छलावा अनन्या को गौर से देखते हुए अपने मन में बोला, अभी तक तो ये ठीक थी, लेकिन अचानक से इसे क्या हो गया। कहीं ये उस कड़े की वजह से तो नहीं है, आखिर वो किसके हैं। ध्रुव, विक्की और जुल्मी सबको हैरानी हो रही थी कि अचानक अनन्या की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई। ध्रुव अनन्या को लेकर उसके कमरे में चला गया। दूसरी तरफ हवेली में सुमेर बड़े ठाकुर और पुजारी जी को लेकर उस किताब वाले कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां से आगे का रास्ता पता चलने वाला था कि कैसे इस गांव को बचाया जाए। इस कमरे को किताब घर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वहां बड़ी अलमारियां रखी हुई थी, जिनके अंदर क्या है किसी को नहीं पता था। ये कमरा इतना बड़ा था जैसे कोई बड़ा हॉल हो और उसके एकदम बीच में एक टेबल और कुर्सी रखी हुई थी, जहां ठाकुर सज्जन सिंह अक्सर बैठकर पढ़ा करते थे। सुमेर ने अपने हाथों से बड़े से दरवाजे को खोला और अपने बाबा की व्हीलचेयर बीच में ले जाकर खड़ी कर दी और उसने जब एक नजर चारों तरफ घुमाई तो उसने देखा कि हर तरफ लकड़ी, रैक और अलमारियां रखी हुई हैं। सुमेर ने पुजारी जी से कहा, कहां से शुरू करें पुजारी जी, ये तो बहुत बड़ी जगह है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। पुजारी जी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, एक काम करते हैं, एक अलमारी आप देखिए, मैं दूसरी अलमारी देखता हूँ। अगर हमें कुछ ऐसा मिला जो हमें लगे कि ये बंजारन से जुड़ा हो सकता है या गुरु देवदत्त से जुड़ा हो सकता है तो हम उसे अच्छे से देखेंगे। बड़े ठाकुर को वहीं छोड़ वो लोग कमरे में छानबीन करने लगे। सुमेर को अपने पापा के बारे में इतना सब नहीं पता था जितना उसे यहाँ रखी किताबों से अंदाजा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा को पढ़ने का इतना शौक है, वो भी ऐसी चीजें जिन पर सुमेर को इतना विश्वास नहीं था। ये सब सुमेर के लिए एकदम नया और अजीब था। वो बोला, पुजारी जी, यहाँ अलग अलग साधना विद्या के बारे में कई कई तरीके की किताबें हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे बाबा इन सब का क्या करते थे। पुजारी जी यहां से वहां देखते हुए बोले, वक्त लगेगा ये सब समझने में, वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है और इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। लेकिन मुझे इनमें से कोई हमारे काम का कुछ नहीं लग रहा। यहाँ तो इतनी किताबें हैं, अगर हर किताब भी देखने लगे तो अगली अमावस तक हम बस देखते ही रह जाएंगे। सुमेर की इस बात पर पुजारी जी बोले, बात तो सही है आपकी, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बात करते करते सुमेर की नजर सामने की एक लकड़ी के टेबल पर गई, जिस पर पुराना टेबल लैंप भी रखा हुआ था। सुमेर उस जगह को गौर से देखता हुआ बोला, लगता है इस टेबल पर बैठकर बाबा लिखने का काम करते थे, लेकिन पुजारी जी इस टेबल को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ से सामान को इधर उधर किया गया हो। मेरा मतलब है, ये देखिए, इधर आइए, यहाँ की धूल बता रही है कि कुछ किताबें निकाल के फिर उसी जगह वापस रखी गई हैं, और ये देखिए हाथ के निशान भी हैं। पुजारी जी हैरानी से ये सब देखकर बोले, बात तो सही कही आपने। सुमेर ने अपने पिता की तरफ देखा, जो सुमेर की बात सुन परेशान से लग रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी का कारण सुमेर नहीं समझ पा रहा था। जबकि बड़े ठाकुर मन ही मन चीख चीख कर कह रहे थे, वो आया था, शहरी लड़का आया था, वो कुछ लेकर गया है। अपने बाबा को परेशान देख सुमेर उनके पास आया तो बड़े ठाकुर अपनी आंखों से उसे इशारा करने लगे।
जैसे कुछ कहना चाहते हैं। तुमेर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है कुछ तो हुआ है, लेकिन आप शांत हो जाइए। तुमेर अपने पापा का इशारा समझ वो फिर से उसी टेबल के पास गया और धीरे से एक ड्रॉर को खोला। उसको खोलते ही उसमें से एक डायरी निकली। सुमेर ने उस डायरी को उठाया और उसने गौर से उसे देखा, जिसमें काफी पुरानी तारीख लिखी हुई थी। उसने जैसे ही पहला पेज खोला, वो जोर से बौखलाहट के साथ बोला, पुजारी जी ये देखिए, ये तो बाबा की डायरी है। मैं पहचान सकता हूं कि उन्हीं की लिखावट है। जल्दी आइए।